सो हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिनेश कुमार। और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ प्रैक्टिकल्स यूनिट्स के बारे में। सो लास्ट टाइम हमने कुछ एसआई यूनिट्स को पढ़ा था, सप्लीमेंट्री यूनिट्स को पढ़ा था, ठीक है, और उनको डिफाइन किया था। और आज हम कुछ और यूनिट्स को पढ़ने वाले हैं। और ये जो यूनिट्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि आगे जो आप फिजिक्स पढ़ोगे 11th में, 12th में या फर्दर उसके आगे, तो ये जो यूनिट्स है ये आपको सदा के लिए काम आने वाली है और बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट्स है। तो देखिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास आती है प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंस। छोटी डिस्टेंसेस को या छोटी दूरियों को मापने के लिए जो प्रैक्टिकल यूनिट्स होती है उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यूनिट आती है फर्मी। तो देखिए फर्मी क्या होती है। सो इट इज़ द स्मॉल यूनिट ऑफ डिस्टेंस फॉर मेजरिंग न्यूक्लियर साइज। तो न्यूक्लियस के साइज को मेजर करने के लिए एक स्मॉल यूनिट है जिसको हम बोलते हैं फर्मी, और इसको हम फेंटोमीटर भी कहते हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड फेंटोमीटर। एंड 1 फर्मी इज इक्वल्स टू 1 FM। FM मीन्स फेंटोमीटर। 1 फर्मी इज इक्वल्स टू 1 फेंटोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। ओके, सो दिस इज फर्मी। एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर के। द नेक्स्ट वन इज आर्मस्ट्रॉन्ग। तो देखिए आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होती है। सो इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ये भी एक स्मॉल यूनिट होती है जिसका हम यूज़ करते हैं जनरली लाइट की वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर न्यूक्लियर के केस में भी यहाँ पर ये यूज़ होती है। तो देखिए जो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग है ये बराबर होता है, इसको ए के ऊपर ऐसे नोट लगा के लिखा जाता है, दिस इज आर्मस्ट्रॉन्ग। सो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, and it is also equals to 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो 10⁻10 मीटर होता है। याद रखिए बहुत ज़्यादा यूनिट होगी ये वाली यूज। सो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। द नेक्स्ट इज नैनोमीटर। तो नैनोमीटर जो होती है इसका भी यूज़ हम लाइट की वेवलेंथ को मेजर करने के लिए करते हैं। तो लाइट की वेवलेंथ को हम नैनोमीटर में एक्सप्रेस करते हैं काफ़ी बार। तो यहाँ पर देखिए जो 1 नैनोमीटर होता है दैट इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर एंड 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। ओके, द नेक्स्ट वन इज माइक्रोन। माइक्रोन इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस डिफाइंड एज माइक्रोमीटर। तो डिस्टेंस की यूनिट होती है और माइक्रोन को माइक्रोमीटर कहते हैं। और यहाँ पर जो 1 माइक्रोमीटर होता है या 1 माइक्रोन होता है इसको ऐसे म्यू और फिर एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, तो ये हमारी कुछ स्मॉल डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए यूनिट थी। और नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। अब अगर काफ़ी बड़ी डिस्टेंसेस को मेजर करना है, ठीक है, तो वहाँ पर हम कौन से यूनिट यूज़ करेंगे। अब ये यूनिट तो वहाँ पर हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे भाई ये तो न्यूक्लियस के केस में बात हो गई कि अगर आपको न्यूक्लियस या उससे छोटा साइज में जाना है तो आप ये यूनिट्स यूज़ करोगे। लेकिन अगर आपको बड़ी दूरी नापनी है, जैसे आपको किसी स्टार की डिस्टेंस मापनी है, किसी प्लेनेट की डिस्टेंस पता करनी है, ठीक है, तो वहाँ पर आप जो यूनिट यूज़ करोगे वो ये यूनिट्स यूज़ करोगे। ठीक है, तो बेसिकली वो जो है 3 यूनिट्स होती है। सबसे पहले आती है हमारे पास लाइट ईयर। सो जो लाइट ईयर होती है इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। तो लाइट वैक्यूम के अंदर 1 ईयर के अंदर जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है दैट इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। और यहाँ पर 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है। 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम में इंटू 1 ईयर, इंटू 1 ईयर। सो 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। लाइट की स्पीड जो है वो आपको पता है 3 × 10⁸ होती है, मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर। तो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365.25 डेज। ओके, और यहाँ पर ये 365 डेज हो गए। और एक दिन में कितने 24 आवर्स होते हैं, तो 365 डेज में कितने आवर्स हो जाएंगे, 365 × 24। और 1 आवर के अंदर होती है 60 मिनट और 1 मिनट के अंदर होती है 60 सेकेंड। तो यहाँ पर क्या आता है, हमारा पूरा टाइम आ जाता है 1 ईयर का सेकेंड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो लाइट ईयर है वो आ जाती है 9.4 × 6.7 × 10⁻15 मीटर। तो देखिए ये जो लाइट ईयर है ये ऐसा लगता है जैसे ये टाइम की यूनिट है, ठीक है, बट जो लाइट ईयर है वो किसकी यूनिट है, ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूनिट है। ठीक है, ये डिस्टेंस की यूनिट है और एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.4 × 10⁻15 मीटर के। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी
इंटू टाइम इंटू टाइम। तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर, वेलोसिटी आप लाइट की स्पीड से पता कर रहे हो तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम। तो टाइम आ जाता है 365.25 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, ये सेकेंड के अंदर आ जाता है हमारा 1 ईयर। तो यहाँ पर सेकंड से सेकंड कैंसिल और आपको क्या आएगा, आपको जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर। ये अबाउट यहाँ पर आता है। तो यहाँ से 1 लाइट ईयर हो जाता है 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो ये लाइट ईयर है। और जनरली जो प्लैनेट्स की जो नियरेस्ट स्टार होते हैं, ठीक है, नज़दीकी जो स्टार होते हैं, उनकी जो डिस्टेंस है उनको हम लाइट ईयर के अंदर मेजर करते हैं। सो इट इज़ यूज टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ नियर बाय स्टार। नज़दीकी सितारे जो होते हैं उनकी डिस्टेंस को मेजर करने में यूज आती है। और द अल्फा सेंचुरी द नियरेस्ट स्टार इज 4.3 लाइट ईयर अवे फ्रॉम अर्थ। वो जो हमारा सबसे नज़दीकी सितारा है जिसका नाम है अल्फा सेंचुरी, वो हमसे 4.3 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। ठीक है, तो 4.3 लाइट ईयर की दूरी का मतलब है इतनी दूरी जहाँ पर लाइट को भी आने में अबाउट 4 साल का समय लग जाए। तो इतनी ज़्यादा दूरी के ऊपर है हमारा सबसे नज़दीकी सितारा, ठीक है, सन के अलावा अल्फा सेंचुरी। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं। सो दिस इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, ये भी लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। एंड इट इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो हमारा जो सन होता है और अर्थ होती है उनके बीच की जो है मीन डिस्टेंस होती है। तो आप कह सकते हैं सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है ये, और इसी को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इसको हम यूज करते हैं टू मेजर डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज होता है। इसको AU से लिखा जाता है। 1 AU इज इक्वल्स टू 1.4 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, तो ये जो होती है 1.4 इंटू 10⁻11 मीटर, ये जो है ये हमारी अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, तो ये हो गई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास परसेक। परसेक जो है वो भी हम लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो इसको पैरालिटिक सेकेंड्स भी बोलते हैं। एंड इट इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस मेजर करने की सबसे बड़ी यूनिट है हमारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एंड इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच an arc of length of 1 astronomical unit subtend an angle of 1 second of arc। ठीक है, तो देखिए क्या होती है ये कि जैसे ये हमारा अर्थ है, ये हमारे सन है, तो पर सेक क्या होगा, तो जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की एक आर्क होगी, ठीक है, अगर वो आर्क किसी सेंटर के ऊपर अगर वो 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड कर रही है, अगर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क सेंटर के ऊपर 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड कर रही है, तो जो डिस्टेंस होगी वो कितनी डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस चाहे ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी होगी, दिस विल बी 1 पर सेक। इस डिस्टेंस को हम कहेंगे 1 पर सेक। और आपको पता है यहाँ से हमें जो एंगल होता है दैट इज L डिवाइडेड बाय आर, आर्क अपॉन रेडियस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रेडियस निकाल सकते हैं, आर निकाल सकते हैं, दैट इज L डिवाइडेड बाय थीटा। एंड रेडियस ये क्या होगी हमारी 1 पर सेक, जो कि हमें निकालनी है लेंथ। तो ये जो आर्क की जो लेंथ है दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाय थीटा। तो आपका एंगल जो है वो 1 सेकेंड का हो गया, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। अब हम ऐसा यूनिट में लेते हैं, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल्स टू 1.4 इंटू 10⁻11 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। 1 सेकेंड जो है ये एंगल होता है, और इस एंगल को भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं रेडियन के अंदर। तो 1 सेकेंड एंगल के अंदर 1 डिवाइडेड बाय 3600 डिग्री जो है वो एंगल होता है। और इसको डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप π/180 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका आंसर आ जाता है रेडियन में। तो ये एंगल की SI यूनिट में हमने कन्वर्ट कर लिया रेडियन, और ये हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा रिजल्ट कितना आ जाता है, इसको आप सोल्व करोगे 3.08 10⁻16 मीटर। तो ये होता है 1 पर सेक। 1 पर सेक इज 3 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 1 पर सेक है वो सबसे बड़ी यूनिट है। ठीक है, 1 पर सेक जो है 10⁻16 मीटर के बराबर होती है। ये 10⁻15 मीटर, ये 10⁻11 मीटर। तो देखिए सबसे बड़ी कौन सी हो गई यहाँ पर, ये हमारी ये सबसे बड़ी यूनिट होगी पर सेक। इसके बाद लाइट ईयर, और इसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इन तीनों में सबसे छोटी होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है,
तो नेक्स्ट तो देखिए रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर एंड परसेक। तो हमने ये रिलेशंस निकाल लिए थे। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो था वो बराबर होता था 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ये लाइट ईयर था 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर एंड परसेक इज 3 इंटू 10⁻16 मीटर। तो अगर आपको इनमें रिलेशन निकालना है, जैसे आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और लाइट ईयर के अंदर रिलेशन निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप दोनों को डिवाइड कर दो यहाँ पर। सो 1 लाइट ईयर डिवाइडेड बाय 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये लाइट ईयर हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपने डिवाइड किया तो दोनों मीटर में है, मीटर से मीटर कैंसिल और ये आ जाता है 6.3 इंटू 10⁴। तो यहाँ से ये AU जो है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ गया यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ पर हमारा 3.6 इंटू 10⁴ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये 6.3 है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बाद इन दोनों के अंदर हमने रिलेशन निकाल लिया। 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 6.3 इंटू 10⁴ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। फिर हम रिलेशन निकालते हैं परसेक और लाइट ईयर के अंदर, तो दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। 1 परसेक डिवाइडेड बाय 1 लाइट ईयर, ये परसेक की हमने वैल्यू यहाँ पर रख दी और ये यहाँ पर हमने लाइट ईयर की वैल्यू रख दी। जो उन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो 3.26 आएगा, तो यहाँ से लाइट ईयर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 परसेक इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 परसेक जो होता है वो अबाउट 3 लाइट ईयर के बराबर होता है और 1 लाइट ईयर के अंदर अबाउट 3 इंटू 10⁴ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। इसका मतलब क्या है, सबसे बड़ी यूनिट परसेक, इसके बाद लाइट ईयर और इसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, और ये इनमें रिलेशन हो गया। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग एरिया। आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेजर करना है तो उसके लिए प्रैक्टिकल यूनिट्स होती है। तो सबसे पहले यूनिट हमारे पास आती है बर्न। तो देखिए बर्न क्या होती है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल एरियाज सच एज न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। तो ये जो यूनिट होती है ये बहुत ही छोटे एरियाज को मेजर करने के लिए यूज़ होती है। जैसे आपका न्यूक्लियर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं बर्न का। और यहाँ पर जो 1 बर्न होता है दैट इज 10⁻28 मीटर स्क्वायर। ओके, 10⁻28 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट आती है एकड़। तो एकड़ जो होती है ये लार्ज एरियाज को मेजर करने के लिए यूज़ होती है। एंड यहाँ पर जो हमारा 1 एकड़ होता है दैट इज इक्वल्स टू 4047 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एकड़ हो गया। इसके बाद हेक्टेयर, ये यूनिट भी आपने सुन रखी होगी, इसको भी हम लार्ज एरियाज के लिए यूज़ करते हैं, लार्ज एरिया मेजर करने के लिए। और जो यहाँ पर हमारा जो 10 किलोमीटर होता है दैट इज इक्वल्स टू 1 हेक्टेयर, या फिर 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 10⁴ मीटर स्क्वायर। तो ये एरियाज की यूनिट हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं मासेस की यूनिट। सो प्रैक्टिकल यूनिट फॉर लार्ज मासेस। तो यहाँ पर देखिए मासेस की जो लार्ज यूनिट्स होती है, सबसे पहले बात करते हैं 1 टन, या फिर इसको बोलते हैं मेट्रिक टन। सो 1 टन और 1 मेट्रिक टन इज इक्वल्स टू 1000 kg। ठीक है, तो ये जो है 1000 किलोग्राम जो होता है वो 1 टन के बराबर होता है। इसके बाद क्विंटल जो है ये यूनिट होती है मास की, 1 क्विंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम के। इसके बाद स्लग होती है, 1 स्लग होता है 14.57 किलोग्राम के। इसके बाद बात करते हैं पाउंड की। सो 1 पाउंड, इसको 1 LB से लिखते हैं एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.4536 किलोग्राम। नेक्स्ट आती है हमारे पास सबसे बड़ी यूनिट मास मेजर करने के लिए, दैट इज द चंद्रशेखर लिमिट। तो ये जो यूनिट है ये एक इंडियन साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखरा। सो जो 1 चंद्रशेखर लिमिट होती है इसको CSL से लिखते हैं और ये कितनी होती है 1.4 टाइम मास ऑफ सन। सन का जो मास होता है उसका 1.4 टाइम, और सबसे बड़ी यूनिट होती है मासेस को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर स्मॉल मासेस। स्मॉल मासेस मेजर करने के लिए प्रैक्टिकल यूनिट। तो सबसे पहला जो स्मॉल मास है वो जनरली हम इसी यूनिट में मेजर करते हैं, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। इसको AMU से रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर U से लिखा जाता है। U का मतलब यहाँ पर यूनिट है। सो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दैट इज 1.66 इंटू 10⁻27 kg। तो इतने मास के बराबर होता है। और ये जो मास होता है एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का आप कंसिडर कर सकते हो। तो एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो बराबर होता है 1 AMU के, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के, जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मासेस मेजर करने के लिए।
सो नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर टाइम। अब टाइम मेजर करने के लिए प्रैक्टिकल यूनिट्स, तो देखिए टाइम की जो है काफ़ी यूनिट्स है। जैसे सबसे पहले यूनिट की बात करते हैं हम सोलर डेज। तो सोलर डेज क्या होती है? इट इज़ द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट एक्सिस। जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के ऊपर जो रोटेट करती है, ठीक है, अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के ऊपर जो रोटेट करती है, तो ये जो रोटेशन है, रोटेशन को एक रोटेशन कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सोलर डेज, और वो होता है आपको पता है 24 आवर्स, ठीक है। सो दिस इज सोलर डेज। इसके बाद आता है सैटेलाइट डेज। और हाँ जी, देखिए सोलर डेज जो है वो है विद रिस्पेक्ट टू सन। सन के रिस्पेक्ट में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसको हम कहते हैं यहाँ पर सोलर डेज। और सैटेलाइट डेज होता है वो किसी दूसरे स्टार के रिस्पेक्ट में, जैसे अल्फा सेंचुरी है उस स्टार के रिस्पेक्ट में अर्थ को एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है, दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट डेज। नेक्स्ट आता है सोलर ईयर। सो इट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट। तो सन के रेस्पेक्ट में अर्थ को एक चक्कर पूरा करने में, अपने ऑर्बिट के अंदर एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है, जो कि 1 ईयर का होता है, उसको हम कहते हैं सोलर ईयर। नेक्स्ट वन इज ट्रॉपिकल ईयर। सो द ईयर इन विच टोटल सोलर इक्लिप्स इज देयर। वो ईयर जिसके अंदर टोटल सोलर इक्लिप्स होता है, ठीक है, पूरी तरह से सूर्य ग्रहण होता है, उसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल ईयर। नेक्स्ट आता है लीप ईयर। सो द ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4। वो ईयर जो कि 4 से डिविजिबल है वो लीप ईयर होता है। और आपको पता है लीप ईयर जो है उसके अंदर फरवरी के मंथ में 29 डेज होते हैं, उसको हम लीप ईयर कहते हैं। नेक्स्ट आता है लूनर मंथ। लूनर मंथ होता है इट इज द टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट। अब मून जो है, मून अर्थ के चारों तरफ जो रोटेशन करता है, ठीक है, उस रोटेशन को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है दैट इज कॉल्ड लूनर मंथ। और ये जो मंथ टाइम होता है ये होता है 27.3 डेज का। तो 20.3 डेज के अंदर जो हमारा मून है वो एक चक्कर पूरा कर लेता है यहाँ पर। ठीक है, सो 1 लूनर मंथ इज इक्वल्स टू 27.3 डेज। नेक्स्ट आती है हमारे पास शेक। सो इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। शेक जो होती है यूनिट की सबसे जो टाइम है उसके सबसे छोटी यूनिट होती है। एंड 1 शेक इज इक्वल्स टू 10⁻⁻8 सेकेंड। 1 शेक होता है 10⁻⁻8 सेकेंड के बराबर। नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग प्रेशर। प्रेशर को मेजर करने के लिए, तो प्रेशर को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं बार का। एक बार जो होता है वो बराबर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है। ATM से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 ATM 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल के बराबर होता है। सो 10⁻5 पास्कल, जिसको हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज यूनिट बार, ठीक है। आप बार बोल सकते हो या एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल सकते हो, जो कि बराबर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर 10⁻5 पास्कल के। इसके बाद इसकी छोटी यूनिट है 1 मिलीबार। मिलीबार होता है 10⁻2 पास्कल के या 10⁻2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। इसके बाद टोर भी इसकी एक यूनिट होती है। एंड 1 टोर इक्वल्स टू 1 mm ऑफ Hg कोलम। तो मरकरी जो है, मरकरी का जो कोलम होगा उसके अंदर यदि 1 मिलीमीटर राइज होता है तो हम कहते हैं प्रेशर जो है 1 टोर होता है, ठीक है, लिक्विड के कारण। तो या बाद में पढ़ोगे, ठीक है, ज़्यादा इनके बारे में बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आती है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आप बार के साथ रिलेशन देखना चाहो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार के बराबर होता है, यहाँ पर भी बताया हुआ है। और जो 1 बार होता है वो होता है 760 mm ऑफ Hg कोलम, ठीक है, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg कोलम। एंड दैट इज इक्वल्स टू 760 टोर। और टोर में ये बराबर होता है 760 टोर के, ठीक है। तो ये हमारे कुछ यूनिट्स थी और इन यूनिट्स को आपको याद रखना है, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, आगे भी आपकी जो ये यूनिट्स है वो यूज़ होने वाली है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है मैट्रिक प्रीफिक्स ऑफ पावर ऑफ 10। तो मैट्रिक प्रीफिक्स ऑफ पावर ऑफ 10 देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ 11 सीरियल नंबर डाल रखे हैं, यहाँ पर मैंने 10 की पावर लिखी हुई है, यहाँ पर प्रीफिक्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर सिंबल लिखा हुआ है। तो ये जो प्रीफिक्स है ये क्या होते हैं, किसी भी यूनिट के आगे यूज़ होते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर किसी को भी आप देखो, जैसे नैनो, ठीक है, नैनो होता है 10⁻⁹ और इसको n सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कोई भी यूनिट है, आपके पास मीटर है, आपको मीटर पता है, ठीक है, तो मीटर के आगे ये क्या होगा, ये प्रीफिक्स आपका लग जाएगा। जैसे नैनो लग जाएगा तो n लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये नई यूनिट बन जाएगा नैनोमीटर,
जो कि बराबर होगी, किसके बराबर होगी, 10⁻⁻⁹ मीटर के। ठीक है, तो 1 नैनो में कितना होता है, 1 नैनो इक्वल्स टू 10⁻⁹ जो नैनो होता है वो 10⁻⁹ के बराबर होगा, और अगर मीटर लग गया तो 10⁻⁹ मीटर। तो इस तरीके से ये जो होते हैं ये प्रीफिक्स दूसरी यूनिट्स के आगे लगकर उनकी वैल्यू जो है उनको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले पावर ऑफ 10। तो सबसे पहले डेसी आता है हमारा, डेसी होता है 0.1, ये 10⁻⁻1। फिर सेंटी होता है 10⁻⁻2। मिली होता है 10⁻3। माइक्रो आता है, फिर माइक्रो 10⁻6 होता है, फिर नैनो आता है, फिर पिको आता है, फेंटो आता है और एटो आता है, और ये 3 की टर्म में बढ़ते जाते हैं, 10⁻3, 10⁻6, -9, -12, -15 एंड -18। ठीक है, और ये जो होते हैं इस तरीके से। ठीक है, कोई भी यूनिट आ गई, जैसे आपके पास आ गया माइक्रो कूलम, तो कूलम जो है वो चार्ज की यूनिट होती है, 1 माइक्रो कूलम। तो 1 माइक्रो कूलम को आपको कूलम में कन्वर्ट करना है, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि माइक्रो कितना होता है। सो माइक्रो इज 10⁻6, तो 1 माइक्रो इज 10⁻6, और कूलम जो है ये कूलम के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सिमिलरली करंट की यूनिट होती है एम्पियर, और एम्पियर के आगे आपको मिल गया एम लग गया, तो एम क्या बन गया, ये बन गया मिली एम्पियर, और ये रहा मिली में कितना होता है 10⁻3, तो ये बराबर हो गया मिली 10⁻3 के बराबर हो गया, और ये एम्पियर। तो इस तरीके से ये जो यूनिट्स है वो प्रीफिक्स के तौर पे हमें काम आती है। ठीक है, और ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि काफ़ी यूज होने वाली है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ये डेका। सो डेका होता है 10, फिर आता है हेक्टो होता है 10⁻2, फिर किलो होता है 10⁻3, फिर मेगा 10⁻6, गीगा 10⁻9, टेरा 10⁻12, पेटा 10⁻15 एंड एक्सा 10⁻18। ओके, यहाँ पर मैंने सभी के सिंबल्स भी लिखे हुए हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर जो है जैसे आप वर्ड यूज करते होगे MB, ठीक है, तो MB आप GB यूज करते होगे इंटरनेट के लिए। ठीक है, तो ये MB GB क्या होता है, M का मतलब यहाँ पर होता है मिली बाइट्स, तो मिली कितना होता है 10⁻⁻, देखिए यहाँ पर 10⁻3 बाइट्स। ठीक है, और यहाँ पर जैसे आपका वर्ड आ गया GB, तो GB कितना हो गया 10⁻, देखिए 10⁻9, ठीक है, बाइट्स, 10⁻9 बाइट्स GB। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आपकी एनर्जी के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, जैसे ये हो सकता है 10 गीगा जूल एनर्जी। ठीक है, तो 10 गीगा जूल कितना हो गया, 10 इंटू गीगा के अंदर कितना होता है यहाँ पर देखिए 10⁻9 जूल। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो यूनिट्स है, यूनिट्स के आगे प्रीफिक्स यूज हो सकते हैं, और ये जो प्रीफिक्स है बाद में आपको कन्वर्ट करने पड़ेंगे, तो इन सभी की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसी से रिगार्डिंग है गाइडलाइन फॉर राइटिंग SI यूनिट्स एंड सिंबल्स। तो आपको SI यूनिट्स लिखनी है, तो उसके लिए आपको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है। तो देखिए क्या है, तो सबसे पहले गाइडलाइन यहाँ पर है, द स्मॉल लेटर्स आर यूज्ड इन सिंबल ऑफ यूनिट। यूनिट के जो सिंबल्स हैं उनके अंदर स्मॉल लेटर यूज होंगे। ठीक है, जैसे भाई कोई भी यूनिट आप लिखना चाहते हो तो वहां पर आप स्मॉल लेटर, जैसे आपको कॉलम लिखना है तो COULAMB आपको स्मॉल लेटर यूज करना है। आपको अगर सेंटीमीटर लिखना है तो CM, छोटा C, यहाँ पर छोटा M, स्मॉल लेटर्स यूज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिंबल्स आर नॉट फॉलोड बाय फुल स्टॉप। तो यहाँ पर आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना है, जैसे आप सेंटीमीटर के बाद फुल स्टॉप लगा दो। ठीक है, या किसी भी यूनिट के अंदर आप फुल स्टॉप वगैरह यूज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आता है द इनिशियल लेटर ऑफ ए सिंबल इज कैपिटल ओनली व्हेन द यूनिट इज नेम्ड आफ्टर ए साइंटिस्ट। जो यूनिट का जो सिंबल होता है, ठीक है, सिंबल का जो वो कैपिटल कब आता है, तब आता है जब यूनिट जो है वो किसी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है। ठीक है, जैसे न्यूटन है, तो न्यूटन जो है वो एक यूनिट है, इसको हम किस में लिखेंगे, स्मॉल लेटर के अंदर लिखेंगे, बट ये एक साइंटिस्ट के नाम पर है, तो इसका जो सिंबल है वो कैपिटल N होता है, उसको हम स्मॉल n से नहीं लिखते हैं, उसको हम कैपिटल N से लिखते हैं। ठीक है, सो कैपिटल N। तो कोई भी अगर साइंटिस्ट के नाम के ऊपर यूनिट है तो उस यूनिट का जो सिंबल है उसको हम कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट, द फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज बिगन्स विद ए स्मॉल लेटर इवन इफ इट हैज नेम्ड आफ्टर ए साइंटिस्ट। तो जो पूरा नेम होता है वो किससे शुरू होता है, स्मॉल लेटर। जैसे देखा न्यूटन, तो न्यूटन किससे शुरू हो रहा है, स्मॉल लेटर से शुरू हो रहा है, स्मॉल एन से। जैसे कूलम है, कूलम को कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है, ये इसका सिंबल होता है। बट अगर आप इसको लिखोगे तो आपको स्मॉल c छोटा ही लिखना पड़ेगा, COU
LAMB। ठीक है, तो इस तरीके से जो यूनिट अगर वो साइंटिस्ट के नाम पर भी है तो उनको हम स्मॉल लेटर्स के अंदर ही लिखेंगे, बट जो सिंबल होगा उसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ठीक है, और वो भी कब लिखेंगे, जब वो किसी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है, तब हम सिंबल्स को कैपिटल लेटर के अंदर लिखेंगे। सो लास्ट इसके अंदर आता है द सिंबल्स डू नॉट टेक प्लूरल फ्रॉम, जो सिंबल्स होती है या फिर यूनिट्स होती है वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में लिखी नहीं जाती। ठीक है, इस बात को याद रखिए। जैसे कोई आपके पास लेंथ है, ठीक है, लेंथ आपके पास है 20 सेंटीमीटर, तो आप उसको ऐसे नहीं लिख सकते 20 सेंटीमीटर्स, ऐसे नहीं लगा सकते पीछे, उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1 सेंटीमीटर है तो आपने उसको 1 सेंटीमीटर लिख दिया और 1 से ज़्यादा हो गया तो आपने उसको सेंटीमीटर्स लिख दिया। ठीक है, या आपके पास वेट हो गया 10 kg, ठीक है, 10 आप उसको 10 kgs लिख रहे हो, तो ये गलत है, इस तरीके से हम यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर दिस इज द रॉन्ग मेथड एंड दिस इज द राइट मेथड, एंड द सिंबल और यूनिट डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म, कभी भी ये प्लूरल फॉर्म में नहीं आते। ठीक है, तो दैट्स इट। आई थिंक ऐसा यूनिट से रिलेटेड सारी हमारी जो बातें हैं वो पूरी हो चुकी है, और हमने बाकी जो यूनिट्स है उनके बारे में भी पढ़ लिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।